बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चाइना के कुछ जहाज जो हैं वो इस वक्त फर्स्ट आइलैंड चेन को क्रॉस करके सेकंड आइलैंड चेन के टेरिटरी के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अब जो मेरा चैनल पुराना देखते चले आए हैं उनको पता है और मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि चाइना के गिर्द अमेरिकन और वेस्टर्न फोर्सेज ने इमेजिनरी लाइंस जो हैं उनको खींचा हुआ है। देखें, ये जो पैसिफिक है ना, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिकन कहना चाहिए कि अमेरिकन ने खास तौर पे चाइना के गिर्द उन्होंने कुछ आइलैंड चेन्स जो है वो बना रखी हैं। फर्स्ट आइलैंड चेन है, फिर उसके बाद सेकंड आइलैंड चेन है, फिर थर्ड आइलैंड चेन है और इस तरह से उन्होंने ना कुछ आइलैंड की जो है ना वो चेन्स बना ली हैं। आप कह लें कि बाउंड्रीज जो है वो इमेजिनरी बाउंड्रीज बना दी हुई हैं कि हमने चाइना को इन बाउंड्रीज से आगे निकलने नहीं देना। ये जो आइलैंड चेन स्ट्रेटजी है ना, ये 1950s के अंदर अमेरिका ने डिवाइस की थी और इसका मकसद जो था वो सोवियत यूनियन और चाइना की नेवल बेसिस को जो है वो एनसर्कल करना था। इसमें उन्होंने एक फर्स्ट आइलैंड चेन बनाई, फिर एक सेकंड आइलैंड चेन बनाई। तब तक अमेरिका के जापान के साथ जो ताल्लुकात थे वो बड़े जबरदस्त हो गए हुए थे। उसकी भी एक रीजन है, वो कभी आपको बाद में समझाऊंगा कि पहले अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बॉम्ब फेंके, फिर बाद में ताल्लुकात अच्छे कर लिए। ये क्या रीजन थी, ये भी एक पॉलिटिकल साइंस की एक लंबी स्टोरी है। एनीवे, तो ये जो फर्स्ट आइलैंड चेन और सेकंड आइलैंड चेन है ना, आप कह लें कि ये चीन और सोवियत यूनियन, उस वक्त के सोवियत यूनियन और आज के रशिया को एनसर्कल करने के लिए उन्होंने जो है वो पैसिफिक के अंदर खींची हुई है। ये इमेजिनरी लाइंस हैं। अब चाइना ने अगर आगे निकलना है ना, तो उसको सबसे पहले तो ये फर्स्ट आइलैंड चेन तोड़नी पड़ती है। अब हुआ कुछ ऐसे है कि चाइना के कुछ जहाज इस फर्स्ट आइलैंड चेन से आगे निकले हैं। देखिए, जिस तरह आप समंदर के अंदर जाते हैं ना, समंदर फैलता जाता है। जब आप अपने शोर के नजदीक होते हैं तो उस वक्त आपकी नेवी की स्ट्रेटेजी बिल्कुल और होती है। आपके जहाज़ों को जल्दी जल्दी सप्लाईज मुयसर हो सकती हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए से आपको सप्लाईज भेजी जा सकती हैं, छोटे छोटे रिप्लेनिशमेंट शिप्स होते हैं उनके जरिए से आपको ये सप्लाईज भेजी जा सकती हैं। आपकी नेवी आसानी से और बेहतर तरीके से काम कर सकती है। लेकिन अब आप खुले समंदर के अंदर जाते हैं तो फिर ये लिबर्टीज आपको जो है वो नहीं मिलती। वहां पे फिर जाके क्या होता है कि आपको ऑन योर ओन जो है वो जिंदा रहना पड़ता है, लड़ाई भी करनी पड़ती है और अपने दुश्मन को जो आपने हराना है या उसका नुकसान करना है, ये सारे काम आपको जो है वो अपने ऊपर करने पड़ते हैं। इस वजह से आप ऐसी चीजों की तैयारी जो है वो पहले से करते हैं। अब चाइना ने क्या किया है कि उसने अपने कुछ बहरी जहाजों को इकट्ठा किया, जिनको लीड उसके सबसे बड़े जहाज टाइप 055 लाशा ने किया। लाशा जो है वो बेसिकली एक टाइप 055 का जहाज है। जिस तरह से हम अपने जहाजों को नाम देते हैं PNS जुल्फिकार, इस तरह से चाइना ने अपने एक टाइप 055 डिस्ट्रॉयर को नाम दिया हुआ है लाशा का। अब ये एक टाइप 055 लाशा की सरबराही के अंदर कुछ बहरी जहाजों ने जो है वो फर्स्ट आइलैंड चेन क्रॉस की है और ये एक सिग्निफिकेंट बात है चाइना के लिए कि चाइनीज नेवी जो है वो अब रेगुलरली फर्स्ट आइलैंड चेन को जो है वो क्रॉस कर रही है और सेकंड आइलैंड चेन के अंदर दाखिल हो रही है। इससे पहले भी जून या जुलाई के अंदर चाइनीज टाइप 055 डिस्ट्रॉयर ने ये फर्स्ट आइलैंड चेन क्रॉस की थी और तब भी वो कुछ जहाजों के साथ सेकंड आइलैंड चेन के अंदर दाखिल हुआ था। ऐसा नहीं है कि चाइना का कोई जहाज कभी भी फर्स्ट आइलैंड चेन के क्रॉस नहीं गया। लेकिन इस दफा सिग्निफिकेंस बात क्या है कि ये जो चाइना का बड़ा डिस्ट्रॉयर है, इसके ऊपर तकरीबन मेरा ख्याल है कि 110-115 से ऊपर ये VLS सिस्टम जो है वो इंस्टॉल है। इसकी फायर पावर बड़ी जबरदस्त है। दुनिया के जो बड़े बड़े जबरदस्त किस्म के डिस्ट्रॉयर्स हैं उनके अंदर इस टाइप 055 डिस्ट्रॉयर का नाम आता है। इसके अंदर पिछले दिनों चाइना ने एक वीडियो रिलीज की थी जिसमें देखा जा सकता था कि चाइना ने इस बहरी जहाज के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं उनको भी इंस्टॉल कर लिया है। तो इस तरह का अगर बड़ा जहाज हाई सीज के अंदर जाता है, सेकंड आइलैंड चेन को क्रॉस करता है एक साल के अंदर दूसरी दफा, तो ये अलार्म बेल्स जो है वो बजा देता है जापान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। और ऐसा ही बिल्कुल हुआ है। और इस वॉयज के अंदर इस टाइप 055 जहाज के साथ टाइप 052 का डिस्ट्रॉयर भी शामिल थे। एक टाइप 903 का रिप्लेनिशमेंट शिप जो था वो इस वॉयज के अंदर शामिल था, इस फ्लोटिला के अंदर शामिल था। और इसके साथ साथ एक नेवी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉनेसेंस वेसल जो थी वो भी इस फ्लोटिला के अंदर जो है वो शामिल थी। इस फ्लोटिला के ऊपर जो सबसे पहली नजर पड़ी और जो सबसे गहरी नजर है वो जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की है। देखें, हालात कुछ इस वक्त इस तरह के हो रहे हैं कि जापान और चाइना के दरमियान जो टेंशन है ना वो बढ़ती जा रही है। आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन इन दोनों ममालिक के दरमियान टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है। जापान का अमेरिका से 600 के करीब ये टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स परचेज करना। अभी मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया कि जापान अपनी सबमरीन्स के ऊपर VLS सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करवा रहा है।
ताकि वो सबमरीन के जरिए से ये क्रूज मिसाइल्स फायर कर सके। और अगर एक सबमरीन के अंदर 20-30 ये क्रूज मिसाइल्स हाउस हो जाते हैं तो आपकी सबमरीन की जो फायर पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो चाइना के अंदर डीप जो है वो स्ट्राइक करने के काबिल हो जाता है, क्योंकि सबमरीन तो मूवेबल होती है और सबमरीन जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्टेल्थी भी होती है। आपको पता ही नहीं होता कि ये इस वक्त कहाँ पे जा रही है, वो कहीं भी जाके तो अपना कोर्स चेंज कर लेती है। समंदर बहुत बड़ा होता है, सबमरीन को डिटेक्ट करना एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो अगर जापान इस तरह के लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स हासिल कर लेता है और उनको अपनी सबमरीन्स पे रख लेता है और फिर उसके बाद वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी के अंदर भी जो है वो चेंजेस लेके आता है और वो कहता है कि चाइना जो है वो उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज है, तो फिर तो आप ये समझ लें कि दोनों ममालिक के दरमियान जो मामलात हैं वो ख़राब हो रहे हैं। देखें, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी ना, अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 एटम बॉम्ब्स गिराए थे, तो उसके बाद से जापान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस लेके आया था और उसने कहा था कि जी अब हम जो है वो किसी के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, हमारा कोई ऑफेंसिव जो है वो जहन नहीं है, हम किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे। हाँ, हम डिफेंसिव फोर्सेस जो है वो रखेंगे, लेकिन उसके लिए भी वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। अमेरिका ने उसे बड़ी बातें मनवाई थी उस वक्त जापान से। जब आपने एक मुल्क के ऊपर एटम बम मार दिया तो फिर आप उससे जो मर्जी मनवा लें, और जब एटम बम था भी सिर्फ आप ही के पास, जापान के पास उसका कोई जवाब था ही नहीं। तो जापान जो था वो उस वक्त बहुत ज़्यादा वल्नरेबल था। उसने फिर अमेरिका से जो है वो बड़ी माफ़ी तलाफ़ी की और उसके आगे आप कह दें कि उन्होंने सरेंडर कर दिया। और फिर जापान ने एक पैसिफिस्ट किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको डिज़ाइन किया। अब ये पैसिफिस्ट क्या होता है? ये एक टर्म होती है और ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो कि एंटी वॉर होते हैं, जो कि जंग के खिलाफ होते हैं। तो उन्होंने एक पैसिफिस्ट किस्म का ना ये कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया और उसमें कहा कि जी हम किसी के ऊपर अब हमला नहीं करेंगे। लेकिन अब जापान की जो स्ट्रेटेजी है ना वो बदलती जा रही है और अब जापान जो है ना वो ऑफेंसिव वेपन परचेज करता जा रहा है, अपने मुल्क के अंदर भी तैयार कर रहा है और परचेज भी करता जा रहा है। और इन चीज़ों को देखते हुए चाइना ने क्या किया है कि उसने अपने ये जो बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर्स हैं, 10,000 टन वाले, 13,000 टन वाले डिस्ट्रॉयर्स, इनको अब सेकंड आइलैंड चेन के अंदर भेजना शुरू कर दिया। यहाँ से वो अमेरिकन फोर्सेस, अमेरिकन बेसिस के ऊपर जो है वो हमले कर सकते हैं अपने हाइपरसोनिक वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए। यहाँ से वो जापान के ऊपर हमले कर सकते हैं, जापान की जो ट्रेड के सी रूट्स हैं उनको वो काट सकते हैं। तो जिस तरह अमेरिका चाइना को ये धमकी देता है ना कि मैं आपका मलाका स्ट्रेट बंद कर दूंगा, उसी तरह से चाइना जो है वो जापान को भी ये धमकी देता है कि अगर आपने अमेरिका की बहुत ज़्यादा मदद की चाइना के खिलाफ, तो जापान के जहाज़ों ने भी ताइवान स्ट्रेट से गुजर के जो है वो आगे जाना है। तो जापान जो है ना वो इस वक्त बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है और चाइना ने भी अब अपने बड़े बड़े शिप्स को जो है वो खुले पानियों के अंदर भेजना शुरू कर दिया। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।